बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ कोई लेक्चर शेयर नहीं कर सकी थी। काफ़ी वक्त बाद आज मैं ये पहला लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी मेंटल हेल्थ पे। आप लोगों के जो आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके कोर्स को पूरा करना हमारी जो है वो समझे कि हमारी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि इसको हम जो है वक्त के साथ साथ आप लोगों के पेपर से पहले कंप्लीट कर सकें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ। डेली एक लेक्चर से भी नहीं, आप लोगों का कोर्स आप लोगों के एग्ज़ाम्स तक पूरा होने वाला है, इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि डेली मैं 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इससे पहले कुछ इश्यूज़ थे, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उनमें वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई लेक्चर शेयर नहीं कर सकी थी। आज ये लेक्चर मैं बना रही हूँ आप लोगों के मेंटल हेल्थ, जो आप लोगों का सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो इसका हम यूनिट 7 पढ़ रहे थे। यूनिट 7 जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस पे था, तो उसका जो लेक्चर 1 है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर 1 कंप्लीट करने के बाद जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह थे वो इसका लेक्चर 1 थे, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने इसका लेक्चर 2 जो कि मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है यूनिट 7 का, अल्टर्ड मूड स्टेट्स, ये हमने स्टार्ट किया था। अल्टर्ड मूड स्टेट के अंदर 2 डिसऑर्डर्स है बेसिकली, एक तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो डिप्रेशन है वो है, और दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो पिछली जो हमारी वीडियो लेक्चर थी मेंटल हेल्थ में, जो लास्ट वीडियो लेक्चर थी, उसमें मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 अल्टर्ड मूड स्टेट का मूड डिसऑर्डर ए, मैंने डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन आप लोगों को कंप्लीट करवाई थी। आज हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर 2 अल्टर्ड मूड स्टेट्स का डिसऑर्डर बी जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। यानी इसमें 2 डिसऑर्डर्स हैं जो अल्टर्ड मूड स्टेट हैं। इसमें मैंने एक डिसऑर्डर को डिसऑर्डर ए का नाम दिया है, एक डिसऑर्डर को डिसऑर्डर बी का नाम दिया है। तो जो डिसऑर्डर ए था डिप्रेशन, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर बी जो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। इसको हम इस वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 1 हम कवर कर लेंगे। फिर दूसरा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसके मज़ीद जो है वो पार्ट्स को कवर करेंगे, चाहे वो 2 पार्ट्स बनती है या फिर 3 पार्ट्स बनती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो देख ले बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होती हैं। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मूड डिसऑर्डर्स हैं इनको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। अफेक्टिव डिसऑर्डर हम इनको इसलिए कहते हैं कि मूड बेसिकली हमारे इमोशंस होते हैं, और इनमें ये होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उनकी एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे नज़र आ रही होती हैं जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं या फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अफेक्ट उनका शो होता है, अपीयर हो जाता है वो, इसीलिए। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब मैं आप लोगों को डिप्रेशन पढ़ा रही थी जो कि मूड डिसऑर्डर ए है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डिप्रेशन है इसको हम कहते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही वो मूड होती हैं, बिल्कुल डिप्रेसिव मूड। बंदा जो है वो एनहीडोनिया में होता है, उसे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होती, उसे जो वो नॉर्मली खुशी के जो काम होते हैं तो उनमें उसको खुशी फ़ील नहीं होती, उसको जो है लेक ऑफ इंटरेस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है अलग थलग हो जाता है। तो जितने भी डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन की हालत है, बंदा सिर्फ उसी डिप्रेशन में ही रहती है। तो इसीलिए इन अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में से जो डिसऑर्डर ए है डिप्रेशन, उसको हम यूनिपोलर डिसऑर्डर कहते हैं क्योंकि उसके कोई दूसरे फेजेस नहीं होते, सिर्फ एक ही फेज़ होता है जो कि बिल्कुल डिप्रेशन होता है। उसके अलावा वहाँ पे कोई दूसरा मूड नहीं होता डिप्रेशन के अलावा। अब यहाँ पे इसका कुछ मुख्तलिफ है। बाइपोलर डिसऑर्डर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मूड जो है वो होते हैं, दो पोल जो है वो मूड के होते हैं। बंदा जो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर कुछ अरसा उस इंसान का जो इसका शिकार हुआ है, उस इंसान का कुछ अरसा डिप्रेशन की हालत में गुजरता है, फिर वो थोड़ा सा नॉर्मलिटी की तरफ आता है, फिर कुछ दिन वो नॉर्मल रहता है, उसके बाद उसको मेनिया के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। मेनिया मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर में बता दी थी कि मेनिया वो कंडीशन के जिसमें एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, ओवर इन्फ्लेटेड मूड उसका होता है, वो बिल्कुल ख़ुद को इतना बढ़तर समझता है, खुश होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम मेनिया कहते हैं।
तो ये एक ऐसी डिसऑर्डर है बाइपोलर डिसऑर्डर के इसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी होते हैं और मेनिया के सिम्टम्स भी होते हैं। कुछ वक्त जो है वो उस पेशेंट का डिप्रेशन के अंदर गुजरता है और कुछ वक्त उसका मेनिया के अंदर गुजरता है। तो इसीलिए यहाँ पे दो मूड के पोल होने की वजह से, दो पोल्स ऑफ मूड होने की वजह से इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर अगर हम ब्रेन को देख ले तो ब्रेन में कुछ ब्रेन की डिसफंक्शन हो जाती है। उस ब्रेन के डिसफंक्शंस की वजह से जो पेशेंट है उसके मूड में एक बेतरतीब शिफ्टिंग जो है वो होती रहती है, उसके मूड में, उसके एनर्जी के लेवल में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मूड जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है मैनिक एपिसोड जो है स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट को देखा जाता है कि मेनिया की सूरत में है, उसको जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ की कोई गम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो फिर चेंज होता है, शिफ्ट होता है। और जब वो मूड शिफ्ट हो जाती हैं, डिप्रेसिव पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें वो बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस की हालत में होता है, ना किसी से बात करता है, बहुत ज़्यादा उसको चीज़ों में दिलचस्पी उसकी ख़त्म हो जाती है, बहुत लूज़ हो जाता है। तो इस किस्म की सूरत हाल इसमें होती रहती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड बातें कुछ ऐसी हैं स्टूडेंट्स के इसके 3 टाइप्स हैं, यह आपने याद रखने होंगे कि बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और बाइपोलर 3। बाइपोलर 3 को हम साइक्लोथीमिया भी कहते हैं। बाइपोलर टाइप 1 जो कि बाइपोलर 1 मैंने कहा, तो इसको आप बाइपोलर टाइप 1 भी कह सकते हैं। बाइपोलर टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि इसमें जो दो मूड हैं, मेनिया और डिप्रेशन, दोनों जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। मतलब ये कि दोनों जो मूड है वो मेनिया हो गया पेशेंट को, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की मेनिया उसको हो जाती हैं, और फिर थोड़े उसमें नॉर्मल दिन आ जाते हैं बीच में, और उन नॉर्मल दिनों को गुजारने के बाद फिर डिप्रेसिव पीरियड जब स्टार्ट होता है तो डिप्रेसिव पीरियड भी बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो दोनों पोल्स ऑफ मूड जब बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं तो उस बाइपोलर डिसऑर्डर को हम टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, कि जिसमें दोनों पोल्स मेनिया और डिप्रेशन दोनों जो है वो पीक लेवल पे हो। जब मेनिया स्टार्ट हो तो मेनिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का मेनिया हो, जब डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट हो, डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जो है वो डीप डिप्रेसिव सिम्टम्स हो। तो इस किस्म की जो कंडीशन होती है इसको हम बाइपोलर टाइप 1 कहते हैं या बाइपोलर 1 कहते हैं। बाइपोलर 2 या बाइपोलर टाइप 2 एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, पीक लेवल के डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेनिया जो है वो पीक लेवल की नहीं होती, इसमें हाइपोमेनिया होती है। हाइपोमेनिया का भी पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को, मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कि हाइपोमेनिया और मेनिया में डिफरेंस ये है कि हाइपोमेनिया में भी वही खुशी का माहौल होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि उतना ज़्यादा वो पीकनेस पे नहीं होता, उसकी जो खुशी होती है कुछ हद तक कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेनिया। तो इसको हम कहते हैं हाइपोमेनिया। तो ये जो बाइपोलर टाइप 2 होती है तो इसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स सीवियर होते हैं, लेकिन जो मेनिया के सिम्टम्स होते हैं वो नहीं होते हैं। इसमें हाइपोमेनिया होता है, कुछ जो है खुशी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ हद तक होती है, पीक लेवल तक नहीं होती। तो इसको हम बाइपोलर 2 या फिर बाइपोलर टाइप 2 डिसऑर्डर कहते हैं। अब जो बाइपोलर 3 हैं इसको हम साइक्लोथीमिया भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो दो एक्सट्रीम्स हैं मूड के, मेनिया है और जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, तो दोनों लो होते हैं, यानी हाइपोमेनिया होती हैं और हाइपोमेनिया के साथ साथ डिप्रेसिव सिम्टम्स भी लो होती हैं। लो डिप्रेसिव सिम्टम्स और लो जब हाइपोमेनिया होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोथीमिया या फिर इसको हम कहते हैं बाइपोलर 3। यानी इसमें डिल्यूजनल थिंकिंग्स जो होते हैं, जो डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, वो नहीं होते हैं, जो कि बाइपोलर 2 में भी होते हैं, 1 में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइपोलर 3 के अंदर डिल्यूशनल थिंकिंग, हेलुसिनेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें बंदा जो है उसकी फंक्शन इतनी ज़्यादा सीवियरली इम्पेयर्ड नहीं होती है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस कंडीशन को हम बाइपोलर 3 या फिर हम इसको साइक्लोथीमिया कहते हैं। अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की इटियोलॉजी की तरफ अपना जहन बढ़ाए कि इसके काजेज़ क्या होते हैं,
कौन से ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं जिनके थ्रू ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि जेनेटिक फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये फैमिलीज़ में रन करने वाली एक डिसऑर्डर है। इसके अलावा ये है कि जब ये फैमिलीज़ में रन करती हैं जनरेशन टू जनरेशन तो इसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल दे दूँ कि मेरे अगर आबा व अजदाद में, मेरे मदर में, मेरे फादर में अगर खुदा न खास्ता बाइपोलर डिसऑर्डर हो और वो मुझ में आ जाए तो एज़ कम्पेयर टू माई फैमिली जब मुझ में आ जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू माई पेरेंट्स जब मुझ में आ जाती हैं तो मुझ में वो मज़ीद सीवियर होती है। अब जब मेरे बच्चों में चली जाएगी तो मेरे बच्चों में मज़ीद सीवियर होगी। तो ये स्टडी के थ्रू पता चला है कि जेनेटिक्स का बड़ा किरदार होता है और जनरेशन टू जनरेशन इसकी सीवियरिटी जो है वो ज़्यादा होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी इसमें किरदार है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम नहीं निकाल सकते बीच से, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर और साथ में फैमिली हिस्ट्री का होना, अगर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ दोनों आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो मज़ीद जो है वो ये डिसऑर्डर एक बंदे को हो जाती हैं। लेकिन इन सब स्टडीज़ के बाद भी, इन सब थ्योरीज़ को पढ़ने के बाद भी एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की एग्जैक्ट वजह जो है वो क्या है, एग्जैक्ट पता नहीं है। जितने भी एविडेंस मिलते हैं तो उन एविडेंसेस के बेस पे हम ये जान लेते हैं कि जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स है ब्रेन के अंदर तो उनकी जब इरेगुलेशन हो जाती हैं, या फिर बंदा जो सब्सटेंस एब्यूज़ जब करता है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स उसके जब होते हैं तो इन सब की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात आ गई है तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में आप लोगों को पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में जब डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन इनकी लेवल जब ज़्यादा हो जाती हैं तो उस टाइम मेनिया होगा, खुशी का वो माहौल होगा, खुशी की वो हालत होगी, हाई लेवल हैप्पीनेस की, एलिवेटेड मूड की। और जब इन सब की लेवल कम होगी तो फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में भी और नेट में भी ये है, आप लोग अगर सर्च करेंगे, बुक्स देखेंगे तो इस बात का आप लोगों को पता चलेगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखा जाए तो जो एपिनेफ्रिन है और डोपामीन है उसकी लेवल ज़्यादा होती हैं, और जो दूसरी जो हार्मोन है सेरोटोनिन तो उसकी लेवल जो है वो लो होती हैं। तो कहीं पे भी आपको ये मिल सकती है और इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन की कि मैम अगर सेरोटोनिन की लेवल लो है तो फिर सेरोटोनिन के लेवल के लो होते हुए किस तरह मेनिया के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, या फिर अगर डोपामीन और जो एपिनेफ्रिन है उसकी लेवल हाई है तो उनके लेवल के हाई होते हुए कैसे डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि पहले इस बात को समझे कि सेरोटोनिन और जो डोपामीन और एपिनेफ्रिन है इनमें ये फ़र्क है कि जो सेरोटोनिन है वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए होती हैं और जो एपिनेफ्रिन और जो डोपामीन है तो वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए होती हैं। एक तो ये बात कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों में से किसी स्टूडेंट की तारीफ़ कर दूं और उस तारीफ़ की वजह से आप उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मींस कि आप लोगों का डोपामीन और एपिनेफ्रिन लेवल जो है वो हाई हुआ था। अगर ऐसा होता है कि उस तारीफ़ को याद करते हुए आप ज़िंदगी में हमेशा खुश होते हैं, बार बार खुश होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का सेरोटोनिन लेवल जो है वो बढ़ गया था उस तारीफ़ की वजह से। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए सेरोटोनिन और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए डोपामिन और एपिनेफ्रिन। और यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम आ जाए तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इसके 2 पोल्स होते हैं। अब डिप्रेसिव सिम्टम्स जिस वक्त होते हैं तो उस वक्त अगर देखा जाए तो सेरोटोनिन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं, सेरोटोनिन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं। जब सेरोटोनिन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं तो उस दौरान डोपामिन लेवल और जो एपिनेफ्रिन लेवल है वो मॉडरेट कंडीशन पे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं ना बहुत कम होते हैं। लेकिन सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से एपिनेफ्रिन और डोपामिन का इतना इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए उस टाइम डिप्रेसिव सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन जब कभी फिर बीच में जाके थोड़े जो है सेरोटोनिन लेवल जो है वो कुछ बढ़ जाती है, कुछ हद तक बॉडी कंपनसेट कर लेती है और कंपनसेशन की वजह से उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत जो है वो इंक्रीजमेंट आती हैं। थोड़ी बहुत जब इंक्रीजमेंट आती हैं तो वो बंदा नॉर्मल कंडीशन की तरफ चला जाता है।
जब वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ चला जाता है, कुछ वक्त नॉर्मल कंडीशन में उसके गुजरते हैं, तो फिर क्या होता है, इस सेरोटोनिन के थोड़ी बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एपिनेफ्रिन और डोपामिन की लेवल बढ़ जाती हैं, जो कि मॉडरेट लेवल पे थे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, साथ में सेरोटोनिन भी थोड़ी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है सेरोटोनिन पीक लेवल पे बाइपोलर के अंदर नहीं पहुँचती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एपिनेफ्रिन और डोपामिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पीक लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो उस दौरान मेनिया के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह फिर जब सेरोटोनिन लेवल गिर जाती है, डोपामिन और एपिनेफ्रिन लेवल मॉडरेट पे आ जाती है, तो फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो डिफरेंट स्टडीज़ के थ्रू पता चलती हैं। अब इसके इंसिडेंस का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के इंसिडेंस क्या है। तो इंसिडेंस को अगर देखा जाए तो जो वुमेन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, ग्रेटर रिस्क पे होते हैं कि उनको ये बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप हो जाए। ख़ास करके बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो मेनिया के एपिसोड्स है तो वो ज़्यादातर वुमेन में कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन। और इसकी एवरेज एज जो है ऑनसेट की, तो वो ज़्यादातर इसकी फर्स्ट मेनिक एपिसोड जो है वो अर्ली 20s में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अर्ली एडोलेसेंस में भी हो सकती हैं, और एट द एज ऑफ 50 और 50 से अबाव भी हो सकती हैं, लेट 50 में भी हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि फर्स्ट मेनिक एपिसोड जो है वो अर्ली 20s में स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम आप लोगों की स्लाइड्स से पढ़ते हैं कि आप लोगों के स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑरली अभी शुरू में। ये चीज़ें अपने साथ नोट करें, आप लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस कंसेप्ट को अगर आप क्लियर करेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर MCQs आप लोगों को मिलेंगे तो वो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए, आप लोगों के स्लाइड्स को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। स्लाइड्स में लिखा हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर के यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं, मेनिया के अंदर क्या होता है, और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी दिए गए हैं कि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मेनिया के सिम्टम्स के। मेनिया में क्या होता है, ऑनसेट बिफोर एज 30। देखिए लिखा है कि मेनिक एपिसोड जो होते हैं इनके ऑनसेट ज़्यादातर बिफोर एज 30 होती हैं, बिफोर एज 30। तो ये आपने याद रखनी है। MCQs में अगर आपसे पूछा जाए कि बिफोर एज, तो आप लोगों को पता हो कि बिफोर एज 30। अभी मैंने आप लोगों का कि अर्ली 20s, तो अर्ली 20s ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में ये बात लिखी थी कि अर्ली 20s में। लेकिन आप लोगों से अगर MCQs में पूछा जाए तो आप लोगों ने अपने इन स्लाइड्स को, जो कि स्टैंडर्ड स्लाइड्स थे सर ज़ुबैर के, तो इसको फॉलो करना है आपने। बिफोर एज 30 जो है वो सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर MCQs में ये भी हो सकता है कि बुक वाला आए, तो बुक वाला MCQs अगर आए तो उसमें अगर अर्ली 20s का ऑप्शन हो तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। अब मूड कैसा होगा मेनिक एपिसोड के अंदर, तो एलिवेटेड मूड होगा। एलिवेटेड मीन्स के हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, उसमें खुशी की लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। उसको वो यहाँ पे आप पिक्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वो तैयार हुआ है एक साइड से जब उसको मेनिया हुआ है, तो बिल्कुल जो है वो शौक़ सा दिख रहा है। तो इस तरह एलिवेटेड मूड होती है। एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव मूड उस मूड को कहते हैं कि जिसमें बिहेवियर जब ब्रेशली हो जाए। ब्रेशली बिहेवियर उस बिहेवियर को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और साथ में एग्रेसिवनेस भी शो करे, कॉन्फिडेंट हो और एग्रेसिवनेस भी शो करे। तो इस किस्म के बिहेवियर को हम कहते हैं ब्रेशली बिहेवियर। तो एक्सपेंसिव मूड के अंदर ब्रेशली बिहेवियर बंदा शो करता है। इरिटेबल होता है बहुत ज़्यादा। उसकी स्पीच को अगर हम देखें तो स्पीच लाउड भी होती है और रैपिड भी होती है। ऊंची आवाज़ में बात करता है और तेज़ी से बात करता है, रैपिडली। पनिंग होती है, रैमिंग होती हैं। पनिंग कहते हैं स्टूडेंट्स के ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं ये लोग कि जिसके साउंड्स जो है वो आपस में मिलते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। रेमिंग हो गया, रेमिंग भी इसी किस्म के एंडिंग, ऐसे अल्फाज यूज़ करना कि उनके एंडिंग वर्ड्स जो है वो शायरों की तरह के एंडिंग वर्ड्स उनके मिलते हो। ये रेमिंग जो है वो भी पनिंग जो है वो भी रेमिंग के अंदर आती है। जो रेमिंग स्पीच होती है तो उसमें पनिंग भी आती है। रेमिंग स्पीच शायराना स्पीच जो होती है कि एंड के जो वर्ड्स है किसी भी जुमले के तो वो आपस में मिलाते जाए। और जो
पनिंग है तो पनिंग मीन्स के उसमें वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के जैसे साउंड उस वर्ड से आ रही हो तो उसको हम पनिंग कहते हैं। क्लेंजिंग है, क्लेंज एसोसिएशन भी इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करना जो कि एक दूसरे के जैसे हो लेकिन उनसे कोई भी सेंस नहीं बनती हो, कोई भी सेंस उनसे हमें नहीं मिलती हो, लेकिन वो एक दूसरे के जैसे दिखते हो, सुनने में ऐसे हमें फील होता हो कि एक दूसरे के जैसे सेंटेंसेस है, तो इसको क्लेंज एसोसिएशन या फिर क्लेंजिंग कहते हैं। वल्गर स्पीच उनकी होती है। वल्गर स्पीच कहा जाता है ऐसे स्पीच को कि जिसमें लैंग्वेज को अगर हम ऑफेंसिव यूज़ करें, ऑफेंसिवली अगर हम लैंग्वेज को यूज़ करें तो इसको वल्गर स्पीच कहा जाता है। वेट लॉस होती हैं। इसके अलावा ग्रैंडियोस में होता है ये बंदा। ग्रैंडियोस मीन्स के इसको इस तरह फील होती है कि ये सबसे बढ़तर है, इसको बहुत ज़्यादा रिचनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा वॉर्थनेस फील होती है। डिस्ट्रैक्टेड होता है, हाइपर एक्टिव होता है। डिस्ट्रैक्टेड मीन्स कि किस चीज़ में इसका ध्यान नहीं लगता, हर चीज़ से आसानी के साथ ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाइपर एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। लेस नीड फॉर स्लीप, इसको नींद की ज़रूरत नहीं होती, कितने कितने घंटों से नहीं सोया होता है लेकिन फील ही नहीं कर रहा होता। इनअप्रोप्रिएट इसकी बिहेवियर होती हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मीन्स कि जब स्पीच स्टार्ट करता है, बोलने लगता है तो एक बात यहाँ की और एक बात जो है वो वहाँ की कर देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उठ गया और ये कहने के बाद वो कहता है कि मैं कल यूनिवर्सिटी गया था, तो मतलब कि बेमतलब बातें करता है कि एक यहाँ की और एक वहाँ की बातें, उसके आइडियाज़ जो है उसके जहन में कोई एक आइडिया आ गई, वो उसने बोल दिया, फिर दूसरा कोई उससे बहुत ज़्यादा दूर का जिसका कोई वास्ता ही पिछले वाले आइडिया से नहीं है, ऐसा आइडिया उसको आ जाता है, तो इसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। बिगिन सडनली, और ये जो भी काम करता है तो सडनली उसको स्टार्ट कर लेता है। एस्केलेट्स ओवर सेवरल डेज, और उसकी जो है दिन ब दिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। सेवरल डेज के अंदर इंटेंसिटी इन सिम्टम्स की, जितने भी हमने मेनिया के सिम्टम्स डिस्कस किए, तो ये एस्केलेट हो जाती है। एस्केलेट मीन्स के ये ज़्यादा होती जाती हैं कि इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। अब दूसरे साइड में हम डिप्रेसिव सिम्टम्स को देख लेते हैं कि जब बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर डिप्रेसिव कंडीशन में होता है तो उसके साथ उस टाइम क्या हो रहा होता है। तो प्रीवियस मैनिक एपिसोड्स, पहले उसको मैनिक एपिसोड आ चुके होते हैं, मैनिक एपिसोड के बाद अब उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स के अंदर उसकी मूड डिस्फोरिक होती हैं। डिस्फोरिया से निकला है। डिस्फोरिया मीन्स के एक स्टेट ऑफ अनईजीनेस, स्टेट ऑफ जनरलाइज डिससेटिस्फेक्शन, के उसमें बंदे को बिल्कुल जो है वो डिससेटिस्फाई होता है हर एक चीज़ से, तो इसको डिस्फोरिया कहा जाता है। तो मूड उसकी डिस्फोरिक होती है, डिससेटिस्फेक्शन उसको होती है, अनईजी फील करता है, डिप्रेसिव होता है, डिस्पेयरिंग होता है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। उसकी इंटरेस्ट प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में कम हो जाती हैं, प्लेजर में उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है। नेगेटिव ख़यालात उसको आते हैं, फटीग होती है बहुत ज़्यादा। उसकी जो है एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगती, एपिटाइट रिड्यूस हो जाती है, या फिर मे बी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। इस पर हम इतना ज़्यादा हार्डनेस नहीं डाल सकते कि बाज़ लोगों को देखा गया है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स के अंदर उनको बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, उनकी जो है वेट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती और वो खाना नहीं खाते। कॉन्स्टिपेशन इनको होती है, यानी जीआई प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसोम्निया होती है या फिर हाइपरसोम्निया होती है। डिप्रेसिव सिम्टम्स के अंदर इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया दोनों हो सकती हैं। लिबाइडो डिक्रीज़ हो जाती हैं। सर्जिकल सुसाइडल प्रीऑक्यूपेशन, उनको सुसाइडल आइडियाज़ आ रहे होते हैं। प्रीऑक्यूपाइड होता है, पहले से तैयार होता है कि मैंने बस जो है जाके सुसाइड करनी है, मेरा तो कुछ बन भी नहीं रहा, ये चीज़ें। और इसके अलावा मे बी एजाइटेटेड आर हैव मूवमेंट रिटार्डेशन, या बहुत ज़्यादा एजाइटेटेड होता है, तशद्दुद की हालत में होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, या फिर वो बिल्कुल मूवमेंट को रिटार्ड कर देता है, एक जगह जब बैठ जाता है तो वहाँ से उठने का नाम नहीं लेता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिफिनीशन देख ले बाइपोलर डिसऑर्डर की। लिखा है बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ ए क्रॉनिक मूड सिंड्रोम दैट मैनिफेस्ट एज अल्टरनेटिंग एंड रीअकरिंग मूड एपिसोड थ्रू आउट ए पर्सनस लाइफ। यानी बाइपोलर डिसऑर्डर एक क्रॉनिक मूड सिंड्रोम है कि जिसमें क्या होता है कि रिकरेंटली मूड एपिसोड्स आ रहे होते हैं, और ये एक इंसान की ज़िंदगी भर जो है वो उसका साथ नहीं छोड़ती, उसके अल्टरनेटिव मूड जो है वो आते रहते हैं, इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है।
Alternating mood episodes are characterized by mania, hypomania, depression, and concurrent mania and depression mixed episode, alternating with periods of normal functioning. अब ये जो हमने कहा कि इसमें अल्टरनेटिंग मूड एपिसोड्स आते हैं, तो वो अल्टरनेटिंग मूड एपिसोड्स कौन कौन से होते हैं? तो वो मेनिया होती हैं, इन पेशेंट्स को मेनिया हो रही होती है, मेनिया के सूरत हाल में होते हैं जिसमें पीक लेवल हैप्पीनेस, पीक लेवल जो है हर चीज़ में वो प्लेजर लेना, हर चीज़ को पीक लेवल पे करना, ये सब कुछ होता है। और फिर हाइपोमेनिया हो जाती है, हाइपोमेनिया के अंदर उसकी पीकनेस थोड़ी कम हो जाती है। और फिर डिप्रेशन में डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें मायूसी और ये सब कुछ नहीं जो है वो बातें नहीं करना, लोगों के सामने नहीं आना, ये सारी चीज़ें। और एक ये भी हो सकती है कि कनकरेंट मेनिया एंड डिप्रेशन, यानी इनको हम मिक्स्ड एपिसोड भी कहते हैं, कि जिसमें एक ही टाइम में साथ साथ मेनिया के भी उसके सिम्टम्स हो और साथ में डिप्रेशन के भी हो, तो ये कहलाती है कनकरेंट मेनिया। और इनकी वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से, चाहे वो हाइपोमेनिया है, मेनिया है या कनकरेंट मेनिया है, इन सब की वजह से हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा अल्टरेशन आ जाती है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स है जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाइपोलर मैनिक जो कि बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 1 जिसको हम बाइपोलर मैनिक कहते हैं। बाइपोलर डिप्रेस्ड है जिसमें सिर्फ जो है वो डिप्रेशन की ज़्यादा होती है, जो बाइपोलर 2 का हमने पढ़ा, डिप्रेस्ड मूड जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन मेनिया नहीं होती, हाइपोमेनिया होती है, तो इसको हम बाइपोलर डिप्रेस्ड कहते हैं। बाइपोलर मिक्स्ड यही कनकरेंट वाली के जिसमें दोनों एक साथ होते हैं। और साइक्लोथीमिया के जिसमें दोनों होते हैं लेकिन दोनों की इंटेंसिटी कम होती है, लो लेवल पे होते हैं। तो ये 4 टाइप्स होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के। देखिए बाइपोलर 1 मेनिया अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशन, मेनिया होती है और फिर डिप्रेशन होती है, और मेनिया भी पीक लेवल की और डिप्रेशन भी मेजर डिप्रेशन। बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिक एपिसोड्स अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के मेजर सिम्टम्स होते हैं लेकिन हाइपोमेनिक एपिसोड्स जो है वो होते हैं। हाइपोमेनिक मीन्स कि इतना ज़्यादा पीक लेवल मेनिया नहीं होता। साइक्लोथीमिया के अंदर हाइपोमेनिक एपिसोड्स अल्टरनेटिंग विद डिस्थीमिया, इसमें क्या होता है कि इसमें साइक्लोथीमिया के अंदर दोनों जो है वो कम होती है, दोनों कम होती हैं, कि हाइपोमेनिक एपिसोड्स होते हैं और साथ में डिस्थीमिया होती है। डिस्थीमिया कहते हैं परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन को, जब परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन हो तो उसको डिस्थीमिया कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई क्राइटेरिया की मेनिया के लिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम न्यू वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे, फ्रेश इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं मेंटल हेल्थ के अंदर, DSM-4 क्राइटेरिया, DSM-5 क्राइटेरिया, तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MCQs में यही चीज़ें आप लोगों से पूछे जाएंगी कि क्राइटेरिया क्या है मेनिया के लिए, किस तरह आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये मैं दूसरे बुक्स से भी और DSM-5 और 4 इन सब को इकट्ठा करके मैं उनसे स्केच बना लिया करूँगी और फिर आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया करूँगी कम्युनिटी में, और मैं आप लोगों को पढ़ाया भी करूँगी, लेक्चर के दौरान बताया भी करूँगी, आप लोग अपने साथ नोट कर लिया करें। इस तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर लेक्चर बनाती जाऊँगी, आप लोगों को लेक्चर्स मिलते जाएंगे, और आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ना है, अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से 6 सेमेस्टर के लिए स्टार्ट करनी है। ये बहुत ज़्यादा हैवी सेमेस्टर है, सारे सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स है वो ज़्यादा है। अब देखिए CHS हो गया, एपिडेमियोलॉजी हो गई, चाहे वो 2 क्रेडिट आवर्स के भी हैं लेकिन उनके बड़े बड़े स्लाइड्स हैं और उन स्लाइड्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, CHS के ख़ास करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, तो वो सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। मैं आप लोगों के साथ लेक्चर्स शेयर करती जाऊंगी। आप लोगों को अगर ये फ़ायदेमंद लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम के साथ मिल सके, और लाइक कर दिया करें वीडियोस को। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने आप लोगों को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बताया, इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का भी आंसर करूँगी और आप लोगों को क्राइटेरियाज़ पढ़ाऊँगी मेनिया और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो इसके हैं इसके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।